सपोर्ट के नाम पे तो कुछ नहीं मिला। हाँ, मतलब कि घर वालों ने मना किया, गांव वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले सब ने मना किया कि ये काम गलत है, ऐसा काम नहीं करते, और ये वो, जैसे कि अपना कोई धंधा नहीं है, ये अपन इस लाइन में आसपास है कुछ नहीं, है ही नहीं, देखे कुछ ही नहीं है। देखा ही नहीं, किसी को नॉलेज ही नहीं इस बारे Knowledge में, नहीं। तो वो तो मना ही करेंगे ना, क्या तब हाँ। पैसा किस रिस्क पे फंसा रहे हो तुम, ऐसा। हाँ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी, आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज हम दूसरे हमारे ग्राहक हैं जो हमसे मछली खरीदे हैं और फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास आए हुए हैं। इनका नाम है लखन परमार जी। लखन परमार जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आज हम इनका अनुभव लेंगे कि ये किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है इन्होंने, किस तरीके से इनको समस्याएं आई हैं, क्या अनुभव रहा है अभी तक, और कितना अनुभव में इन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करी हैं, उसका ये अनुभव आज आपको वीडियो में साझा करेंगे। तो सबसे पहले लखन भाई, आपसे ये पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है, आप बताओ पहले। ये मेरा फार्म है। ये एरिया का नाम बताओ। ये खजूरी कला है, भोपाल से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर। अच्छा, अपन आएंगे तो खजूरी कला मतलब भोपाल में ही आता है। भोपाल में ही है ये, भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है। और इस समय सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। पीछे ये तालाब है। तो ये था लखन भाई का फार्म। आइए पूछते हैं कि लखन भाई, आपको मछली पालन का जो है आइडिया आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? आइडिया भैया वहाँ से आया, एक बार हम घूमते फिरते ऐसे ही आपके फार्म पे पहुँचे थे, यहीं आपका पास में फार्म है, तो उसको देखा, समझा कि यार ऐसी ऐसी चीज़ भी होती है इस दुनिया में। तो फिर देख के फिर ऐसे प्लान बना हमारा, थोड़ा सा रवि भाई भी मिले, फिर बीच में आपसे मुलाकात हो गई, तो फिर बताया, आपने गाइडेंस दिया कि ऐसे ऐसे तालाब खुदना है और ऐसा ऐसा। तो फिर हमने वो तो मेरे से मिलने के बाद जो चालू हुआ, आइडिया आपको ऐसा आया कि आपने देखा था मैंने आपका बाकी फार्म। और यूट्यूब वगैरह तो देखे थे? हाँ, वो देखे तो थे, लेकिन उन पे विश्वास ज़्यादा हो नहीं रहा था, ऐसा कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, उस कारण से तो एग्जैक्ट आइडिया आ नहीं पा रहा था। एकदम जो फ्रंट में पहले देखे, उसके बाद हालांकि जब आए थे आप तब मैं था नहीं, आप नहीं मिले थे, सिर्फ मैं तो ऐसे घूमते फिरते देख के आया था, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई थी तब तक हमारी। चलिए, अब जो है जो दूसरा जो सवाल है कि जब हम चालू करना वाले रहते हैं, जैसे मछली पालन हो गया, पोल्ट्री हो गई, गोट्री हो गई, दूध डेयरी हो गई, मतलब एनिमल लाइव स्टॉक से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, अगर हम चालू करते हैं तो परिवार, परिचित, रिश्तेदार कितना सपोर्ट करते हैं इसमें? आपको कितना किया? मैं अपनी खुद की ऐसा बता रहा हूँ कि मेरे को सपोर्ट के नाम पे तो कुछ नहीं मिला। हाँ, मतलब कि घर वालों ने मना किया, गांव वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले सब ने मना किया कि ये काम गलत है, ऐसा काम नहीं करते, और ये वो, जैसे कि अपना कोई धंधा नहीं है, ये अपन इस लाइन में आसपास है कुछ नहीं, है ही नहीं, देखे कुछ ही नहीं है, देखा ही नहीं, किसी को नॉलेज ही नहीं इस बारे Knowledge में, नहीं। तो वो तो मना ही करेंगे ना, क्या तब पैसा किस रिस्क पे फंसा रहे हो तुम, ऐसा। क्या होता है कि पारंपरिक चीज़ें लोगों के ध्यान में रहती हैं कि जो शुरू से आया हुआ है, जो शुरू से देख रहे हैं, उसी को लोग मानते हैं कि हाँ यही चलने दो, भले ही वो थोड़ा सा पैसा या घाटा भी लग रहा हो तब भी चलने दो। कुछ नई चीज़ कोई नहीं करना चाहता। ये सवाल इसलिए था क्योंकि ये हर किसी के साथ, इवन मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं सालों पहले जब इस फील्ड में आया था तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अब नहीं है वो चीज़ें। ऐसे लखन भाई के भी कुछ साल बाद ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी। और जो भी नए लोग चालू करते हैं, सबसे पहले वो टूट जाते हैं, आस पड़ोस और परिचित जितने भी हैं उनका मॉरल सपोर्ट जो है वो डाउन कर देते हैं। तो इस कारण ये चीज़ से आप बिल्कुल इसकी परवाह नहीं कीजिए। जो चीज़ आपको ठीक लग रही है आप उसमें रिसर्च कीजिए, और आपको ठीक लगता है तो बिल्कुल आप उस रेस में शामिल हो जाइए। चलिए, ये तो अच्छा सवाल था। और तीसरा सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि आपने इस तालाब में मछलियाँ कितनी डाली हुई हैं? भैया मैंने इस तालाब में मछलियाँ डाली हैं 15,000। 15,000 डाली हुई है। हाँ। आपका प्लान कितना था डालने? प्लान मेरा था वैसे 20,000 का, फिर आपसे मिला, मैं आपने बताया कि डेंसिटी अपनी ज़्यादा हो जाएगी 2 तालाबों के हिसाब से, तो फिर 15,000 बीच में अपनी ऐसी सहमति बनी कि 15,000 डाले जाएं, 7 इसमें रहेंगे, 7.5 इसमें रहेंगे, ऐसा।
जिससे कि क्या ग्रोथ भी अच्छी ग्रोथ आती भी है। अच्छी रहे और क्या- डेंसिटी हाँ, ज़्यादा ना हो। जैसे लखन भाई हैं वैसे और भी लोग हैं आते हैं जब मेरे पास, तो हमें डालना साहब 50,000 डालना है, 1 लाख डालना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें हो नहीं सकती वो चीज़, और ये बंदे एक ही बार में करके हो जाएंगे फेल। इसलिए डेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है फिश फार्मिंग में। डेंसिटी या पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपकी जगह के मुताबिक आपने प्रोडक्शन नहीं किया और ओवर प्रोडक्शन की चाहत अगर की है आपने, तो आपका फेल होना 99% संभव हो जाता है। तो डेंसिटी पे हमेशा ध्यान दें। डेंसिटी कभी भी आप किसी से भी, जिससे भी सलाह ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानता हो, उसी से सलाह लें कि डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए। और हर मछली की अलग अलग डेंसिटी होती है। एक मछली की डेंसिटी दूसरी मछली की डेंसिटी से मैच नहीं खाती है, अलग ही रहती है। ये धूप हमारी आंखों पे पड़ रही इसलिए चश्मा लगाया, आप ये मत सोचना कि हीरोगिरी दिखा रहे हैं। क्या है कि आंखें ऐसे से बंद हो रही, धूप और बादल है इसलिए। लखन भाई तो चश्मा नहीं लगाते, हो तो देसी आदमी, यहाँ खेत वगैरह में काम करते इसलिए, लेकिन कहानी है। तो इसके बाद जो सवाल मेरा है, इसमें फिश जो है 15,000 जो डली है वो कौन सी वाली है? इसमें पंगेसियस फिश डाली है। पंगेसियस है। इसका FCR अभी तक का कितना आया हुआ है? मैंने मतलब चेक तो कई बार किया है, लेकिन ये मेरा हमेशा से 0.8 0.9 के बीच में आ रहा है अभी तक 0.8 FCR। 0.9 आया है, जो बहुत अच्छा FCR है। हालांकि इतना FCR बहुत ही कम जगह आता है, सब जगह 1.2 1.3 आता है। अभी फ़िलहाल में ये 0.8 0.9 चल रहा है, क्योंकि डेंसिटी इसकी अच्छी है इस कारण से। और इसको जो है कितना समय हो चुका है? 4 महीने हो चुके हैं, 5वां मतलब चल रहा है। 5वां चल रहा है, 4 महीने हो चुके। अभी तो सर्दी हो गई तो 2-3 महीना तो अभी हाँ, कुछ भी अभी नहीं तो होगा। कुछ ना फीड खाएंगी ना उनको, हाँ, मतलब खिलाने जो की भी कोशिश होगा भी वो नहीं करेंगे। मार्च और अप्रैल में होगा, है ना? तो जब ये कब निकालने का प्लान है बेचने का? मार्च में दाना खिलाएंगे और अप्रैल से निकालना शुरू कर मार्च देंगे। में जब दाना खाना चालू हो जाएगी, उसके बाद अप्रैल तक में 2 महीने अच्छा फीड ले लेगी और वेट भी गेन अच्छा कर लेगी, तब निकालेंगे। ठीक है। अब इसमें जो ये तो हो गई अच्छी चीज़ें, अब परेशानी क्या क्या आई है इसमें? परेशानी जो है वो आपको तालाब बनवाए थे तो इसमें पानी की भी कुछ समस्या आई थी, आपने मेरे से कांटेक्ट किया था। उसके बाद बीमारी से लेके जो मेजर बीमारी है वो क्या हुई इसमें? मेजर बीमारी इसमें सबसे बड़ी जो आई थी वो थी लाल रोग आया था। हाँ हाँ, लाल बीमारी। तो उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार मोर्टिलिटी भी हुई मेरी। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर आपने वो जो सजेशन दिया था कि अपन दूसरे तालाब में शिफ्ट करते हैं, तो उनको जब शिफ्ट किया, बगैर किसी दवाई की, कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, जब लाल रोग आया इनको शिफ्ट किया हमने, और 2-3 दिन में मछलियों की मोर्टिलिटी बंद हो गई और उनका जो लाल रोग था वो भी ख़त्म हो गया। वो समस्या पानी गंदे होने से आती है? हाँ, वो पानी गंदा होने से मेरी गलती ये हो गई उस टाइम पे कि मैंने पानी कम रखा और चेंज नहीं किया था कई दिनों से। मैंने रखा था सिर्फ 2 फीट पानी, इसलिए वो पॉल्यूट हो गया था। पॉल्यूट हो गया पानी। जब ज़्यादा गंदा होगा तो आपको जो पंगेसियस होती है उसके पीठ पे जो पंख होता है, साइड में होता, पूंछ होती है, वो लाल हो जाती है। तो वो बीमारी जो है वो एकदम से नहीं आती है, वो एक दो मरती है 2-4 दिन तक, उसके बाद फिर एकदम से बूम हो जाता है वो। एकदम से बहुत ज़्यादा आती है। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि पानी गंदा ना हो पाए, पंगासियस में बहुत ज़्यादा पोल्यूट ना हो पाए। बहुत ज़्यादा प्लैंटन बनने के बाद भी ये होता है, बहुत ज़्यादा प्लैंटन बन जाता है। तो जब प्लैंटन डेड होता है तो उसमें अमोनिया क्रिएट हो जाता है, जिससे मछली जो पंगासियस है वो रेडनेस आने लगती है, प्लस उसके जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आई थी। इसमें आपकी कोई भी दवाई नहीं लगी? इसमें तो कोई भी दवाई नहीं लगाई हमने। तो दवाई असल में क्या है कि अगर ये पानी को साफ़ कर दिया जाए या आप तालाब चेंज कर दें मछली के, तो ये बीमारी 2 से 3 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपको दवाई डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बीमारी से जब फार्मर घबरा जाता है, क्योंकि एकदम से मरती है मछली जो है, वो एकदम से आपको 2-4 दिन के बाद एकदम से आपको 500 1000 ऐसे दिखने लगेगी, तब इसका फ़ायदा उठाते हैं बिचौलिए। वो अपनी दवाइयाँ बेचना चालू करते हैं। वो आदमी को 5000, फिर 10,000, 12,000, 15,000 ऐसी दवाइयाँ बेचना चालू कर देते हैं।
तो वो चीज़ हमेशा से ही मैं मना करता हूँ कि हमेशा मेडिकल स्टोर मत बनाओ तालाब को। तालाब में इतनी दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी डेंसिटी सही है तो आपको बहुत ही कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिल्कुल मेडिसिन की, और जानकारी है। अब जैसे लखन भाई के यहाँ जो बीमारी थी लाल वाली, वो सिर्फ एक तालाब से दूसरे तालाब में शिफ्ट करी और वो बीमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी जड़ मालूम थी कि पानी ख़राब है, इसीलिए पानी को इधर मछली में पानी की वजह से हो रहा था, और जैसे ही साफ़ पानी में गई मछली बिल्कुल सही हो गई। 2 से 3 दिन लगा और बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल लाल बीमारी ख़त्म। तो इस तरीके से जड़ पता होनी चाहिए, और वो जड़ तभी पता होगी जब आप किसी टेक्निकल बंदे या बहुत पुराने व्यक्ति से जुड़े रहेंगे, जिसको बीमारियों का पता हो, उसका इलाज भी पता हो। हम चाहते तो हम भी लखन भाई को लूट लेते 20,000 10,000 की दवाई बता के इनसे पैसे ले लेते और हम नमक वमक ये सब डलवा देते, पर ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे साथ, और हम करते भी नहीं हैं। हम सिर्फ जो चीज़ कम से कम में, आज तक 5 महीने में कितने रुपए की मेडिसिन लगी होगी? 2-3 हज़ार की ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5,000, 2-3 हज़ार 5,000 से इससे ज़्यादा दवाइयाँ अभी तक तो 5 नहीं लगी महीने हैं में मेरे। इन्हें यूज़ हुई है। इससे ज़्यादा की दवाई यूज़ नहीं हुई है, और वो भी अभी रखी होगी। वो भी रखी है, वो अभी और चल जाएगी 2-4 महीना 6 महीना, तो कल्चर ख़त्म ही हो जाएगा। अब जो बाहर की अभी जो FCR है, आपको कैसे पता चला? आपने अब शिफ्ट किए थे ना? जब हमने शिफ्ट किया था मछलियों को इस तालाब से उस तालाब में, तो हमने पूरी मछलियों को तोल के इसमें डाला था, क्योंकि तो उस हिसाब से एग्जैक्ट FCR लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि पानी के अंदर कैसे तोल तो हमने लेंगे? पूरी मछलियाँ निकाल ली थी और उनको सबको तोला और फिर दूसरे तालाब में डाला, तब जाके हमारा FCR निकला। जब तक का कितना दाना खा चुकी थी? तब तक वो दाना उनने खाया था 8 कुंडल। हाँ। और उनमें वजन 10 से प्लस ही आ रहा था, मतलब 10 मान के चलें अपन कि 10 कुंडल तो वजन आया था। 0.8 का FCR था। 0.8 का FCR और था। ये कितने महीने पहले की बात है? ये है 2 महीने पहले की बात। 2 महीने पहले जब था, तब इतना आ चुका था मछली के, इनके बच्चे का वज़न। उसके बाद तो अभी सर्दी आ गई, तो सर्दी में क्या है कि इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाल वगैरह कुछ नहीं चलाना चाहिए। अगर आपने गलती कर दी अगर, तो ये गलती बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंगासियस में अगर आपने सर्दी में जाल चला दिए तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, और फंगल इन्फेक्शन होने के बाद फिर आपका जो फंगल से मछली जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी बचना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको 10% चांस है कि किसी जगह फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता सर्दी में, बाकी सर्दी में फंगल इन्फेक्शन को ठीक होने में बहुत मुश्किल जाती है, काफ़ी मॉर्टेलिटी हो चुकी होती है। तो सर्दी में जाल कभी मत चलाइए मछली पे, खासकर पंगासियस पे। अदर मछली तो फिर भी बर्दाश्त कर लेगी, जैसे कॉमन कार्प हुआ, तिलापिया हुआ और मांगुर हुआ, ये संभल जाते हैं, लेकिन पंगासियस नहीं संभल पाती है। तो पंगासियस पालने वाले जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें। तो वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए, इसके लिए आपसे एक आखिरी सवाल, बाकी चीज़ें तो हो गई हैं। वैसे तो चीज़ें अगर पूछना चाहें तो वो तो दिन भर बैठे रहेंगे तब भी कम पड़ जाती है। आफ्टर सेल सर्विस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कि आप किसी भी जगह से कुछ खरीदते हैं उसके बाद वो कैसी सर्विस देते हैं, क्योंकि देने के बाद तो अरे तू तेरा मैं मेरा देखता हूँ, ऐसी वाली कहानी चलती है ज़्यादातर। लेकिन असली सप्लायर, असली जो डीलर है वो वही है जो माल बेचने के बाद भी आपको तरीका मतलब सर्विस जो है वो देता रहे। हमारी जो सर्विस है उसके बारे में आप क्या बताएंगे तो हमारे दर्शकों को? सौरभ भैया से मैंने जैसे ही मछलियों के बच्चे खरीदे, उसके बाद भैया ने मैंने भैया को जब कांटेक्ट किया, कुछ कठिनाइयाँ भी आई, हर समय मैंने जब भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने अपना हमेशा 100% दिया मुझे, और मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट किया। इस बीच में कई लोग ऐसे भी आए, मतलब आते हैं, सभी के साथ होता है ये, कि नए व्यक्तियों को देख के अपना दाना बेचने, अपनी मछलियों वो अपना दवाइयाँ बेचने, हर चीज़ बेचने आएंगे। और उनको जैसे ही पता चलता है कि नहीं कि सौरभ भैया की गाइडलाइन से मैं कर रहा हूँ फिश फार्मिंग, तो वो उनने भड़काया भी काफ़ी बार, और उनने मतलब बुराइयाँ भी करते हैं कि अरे सौरभ भैया ऐसे हैं वैसे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब उनको मैं उनके सामने ले जाता हूँ, कई बार मैंने ऐसा भी किया है कि उनको भैया के सामने ले जाता हूँ, तो फिर वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं उनके सामने, वो उनके गुणगान गाने लगते हैं। तो ऐसा होता है, मतलब इस माल बेचने के लिए ये करना पड़ता है लोगों को। ये गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ सही है उसको सही बोलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर
कोई चीज़ सही है ना, तो उस चीज़ को सही बोलने के लिए भी एक डेयरिंग चाहिए। अगर हम किसी चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और दूसरे का प्रोडक्ट की तारीफ़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। इसीलिए लोग क्या होता मार्केट में, जो बंदा चलता है सही साइड, उसकी लूप होल या उसकी जबरन में कहानियाँ बना के करते हैं, लेकिन जब आमना सामना होता है तब सब पानी पानी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपना आप आफ्टर सेल सर्विस में 1 से लेकर 10 स्टार में कितने स्टार हमें देंगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगा भैया। वो 11 रहते तो? हाँ 11 भी दे देता, क्योंकि कोई तोड़ है ही नहीं इंसान का, तो क्या करें। नहीं तोड़ तो है, हमसे भी बड़े वाले हैं, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में मेरे साथ कौन खड़ा है वो देखा वो जाता है कहानी ना। है कि प्रेजेंट में आपके साथ कौन है, वो आपके लिए स्टार है, और जो नहीं है वो नहीं है। तो जो भी है, आप जिसके भी पास हो, जिस भी स्टेट में हो, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस भी राज्य में हो, आप अपने जो टेक्निकल बंदा है, जो बहुत काफ़ी समय से अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप जो है अपनी फार्मिंग सक्सेस कर लेंगे। भले ही फिश फार्मिंग हो या पोल्ट्री हो या गोटरी हो, कोई भी फार्मिंग हो, आप उस बंदे के टेक्निकल, जैसे कि गोटरी है, गोटरी मुझे नहीं मालूम है, तो अब अगर मुझे कभी गोटरी फार्मिंग चालू करनी होगी तो मैं सबसे पहले उस गोटरी में जिसको नॉलेज है उसको पकड़ूंगा, उसका पहले पूछूंगा कि भाई उसने कहाँ कहाँ सर्विस दी है, कैसा क्या है, पूरी जानकारी करने के बाद मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके साथ ही रहूँगा, भले ही वो मेरे को डांटे या ना डांटे, लेकिन मैं उसके साथ रहूँगा तो मेरा बिज़नेस सफल हो जाएगा। ये मूल मंत्र है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो रैंडमली देख लिया, तीसरा देख लिया, एक ने बोला इतने बड़े तालाब से, ऐसे करके थोड़ा ऐसे वो, ये देखो कमा रहे हैं 10 लाख रुपए 3 महीने में, इस तरीके के ऐसे ऐसे पोस्ट दे दे के, मतलब तालाबों में लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में उसके लिए आपको अलग थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, अलग तरीके की फार्मिंग करनी पड़ती है और प्रॉपर तरीके से सिस्टम जमाना पड़ता है, तब होती है फार्मिंग। बाकी ऐसे ही नहीं होती है कि ऐसे हाथ कर दिया और ये तालाब है और 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इस समय लखन भाई से मुलाकात करके, इनका अनुभव साझा करके। नेक्स्ट वीडियो में और भी फार्मर का इंटरव्यू इस तरीके से आता रहेगा धीरे धीरे, और आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इससे मिलता रहेगा कि लोगों के साथ जो समस्या होती है कहीं वो आपके साथ भी तो नहीं हो रही है। 1-2 चीज़ें ज़रूर हैं जो इनके साथ जो हो रही हैं वो आपके साथ भी हुई होगी, जैसे कि घर वाले और समाज वाले और दूसरे तैयार नहीं रहते हैं, और वो भरे ही बैठे रहते हैं कि कब आप गलती करो वो टूट पड़े कि अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे ऐसा होगा नहीं। चलिए ठीक है लखन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। बाकी हम इनके पास आए हैं, ये हमारे चैनल पे गए हैं। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।